गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो हमारे चल रहा था, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 एडी टू 1757 एडी, उसी चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, हम लोगों ने कल अमीरदेव चौहान के जीवन काल से रिलेटेड कुछ अंतिम बातें थी जो पढ़ी थी, उनसे संबंधित जो कहावत थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि महाराणा प्रताप जो थे उनके जीवन काल के बारे में बताया कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1540 के अंदर 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। कटारगढ़ नाम का जो किला है कुंभलगढ़ के अंदर, उसके भीतर इनका जन्म हुआ। बादल महल इनकी जन्मस्थली था, ये कुंभलगढ़ फोर्ट के भीतर स्थित है। इनकी माँ का नाम जयवंताबाई था और जो इनके पिताजी थे वो महाराणा उदय सिंह थे। तो ये कुछ विशेष बातें हम लोगों ने पढ़ी। बचपन का नाम भी आपको कल बताया गया था कि महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो था कीका। तो मेवाड़ वासी जो थे उस महाराणा प्रताप को या प्रताप सिंह सिसोदिया या प्रताप सिंह चौहान को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे, तो प्यार से उसे कीका के नाम से पुकारते थे। तो ये बात अपने को याद रखनी है महाराणा प्रताप के जीवन काल से रिलेटेड। अब महाराणा प्रताप जब बड़े हो गए तो उनका जो राज्य तिलक है किस प्रकार से हुआ, कौन सी घटनाएं जो थी उनके जीवन से रिलेटेड हुई उनके शासनकाल के दौरान, उनसे रिलेटेड बातें आज हम लोग इस वीडियो के भीतर पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से वर्ष इनको इनका राज्याभिषेक किया गया, राज्यारोहण किया गया, किस जगह पर इनका राज्याभिषेक किया गया, सारी बातें इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। तो करते हैं शुरुआत। आइए देखते हैं कि जैसे महाराणा प्रताप 1572 टू 1597 एडी, इनका जो शासनकाल स्टार्ट हुआ था 1572 से हुआ था और जो इनका जीवन काल था वह 1597 के अंदर समाप्त हो गया। तो देखते हैं, एट द एज ऑफ 32 ईयर्स, 32 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब महाराणा प्रताप की उम्र थी 32 वर्ष, तो उस वर्ष के अंदर उस उम्र में his father died on 28th February 1572 AD in Gogunda on Holi। तो जो इनके पिताजी थे महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के जीवन काल से रिलेटेड भी आपको कुछ विशेष बातें कल बताई गई थी कि आप लोगों ने बचपन में किताबों के भीतर जो कहानी पढ़ी है पन्ना धाय की, वो इनके पिताजी से ही रिलेटेड थी, महाराणा उदय सिंह से ही रिलेटेड थी। ये बात ध्यान रखनी है। तो महाराणा उदय सिंह जो थे तो उनकी मृत्यु 28 फरवरी और 1572 के दिन हुई थी गोगुंदा नामक स्थान पर, और त्योहार जो था वो था होली का। तो होली के दिन इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आगे कहते हैं उदय सिंह वाज क्रिमेटेड इन गोगुंदा इटसेल्फ, और जो महाराणा प्रताप थे उनका दाह संस्कार जो था वो गोगुंदा के भीतर ही किया गया। आगे क्या कहते हैं, on this day is the lords and Mewar's people enthroned him in the form of the successor of Maharana at the Mahadev Bawadi situated in Gogunda। अब पहली बात तो ये है कि गोगुंदा है कहाँ पर। तो ये गोगुंदा नाम की जो जगह है ये उस समय उदयपुर रियासत में पड़ती थी, और एट प्रेजेंट में यदि बात की जाए तो राजसमंद और उदयपुर के बॉर्डर पर स्थित है गोगुंदा नाम का स्थान। तो यहाँ पर एक महादेव बावड़ी नाम का स्थान है जहां पर इनको महाराणा के पद पे जो मेवाड़ के सामंत थे और उस समय मेवाड़ के जो लोग थे उन्होंने इनका राज्य तिलक किया, यानी कि जहां पर महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार किया गया उससे थोड़ी सी दूरी पे जाकर ही महाराणा जो महादेव बावड़ी थी उसके पास जाकर के इन्होंने जो महाराणा प्रताप सिंह थे उसका राज्याभिषेक किया। अब हम बात करते हैं कि जगमाल नॉमिनेटेड एज द सक्सेसर बाय महाराणा उदय सिंह। यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है कि महाराणा प्रताप सिंह के जो भाई थे जगमाल, उनको महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ का शासक या उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन यहाँ पर जगमाल एक कुशल प्रशासक न होने के कारण मेवाड़ की जो सेना थी या मेवाड़ के जो लोग थे उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी मानना उचित नहीं समझा, और जो मेवाड़ के लोग थे और जो वहाँ के सामंत लोग थे उन्होंने इस जगमाल को उसके पद से हटा दिया और उसे हटा करके जो प्रताप सिंह जी थे या महाराणा प्रताप थे उन्हें मेवाड़ का उत्तराधिकारी या शासक के रूप में नियुक्त किया।
तो यहाँ कहा जाता है कि जगमाल नॉमिनेटेड एज द सक्सेसर ऑफ महाराणा उदय सिंह, कि महाराणा उदय सिंह के द्वारा मनोनीत किए गए थे या चुने गए थे जगमाल को, कि जगमाल सिंह को चुना गया था मेवाड़ का शासक, लेकिन ये तो महाराणा उदय सिंह ने चुना था। लेकिन आगे कहता है कि वाज डिप्रीव्ड ऑफ थ्रोन बाय द एल्डरली लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, लेकिन जो मेवाड़ में तत्कालीन उस समय के जो सामंत लोग थे उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नहीं माना और उसे उसके पद से हटा दिया, और हटा करके महाराणा प्रताप को उसके पद पर या मेवाड़ के शासक के पद पर या महाराणा के पद पर बैठा दिया। इन 1517 एडी 1570 ईस्वी के भीतर अकबर का राजस्थान आगमन हुआ और उसने बहुत ही फेमस एक दरबार का आयोजन किया जिसे कि नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है 1570 में इस कोर्ट का आयोजन किया गया था। तो नागौर कोर्ट ऑफ अकबर के अकबर की जो नागौर कोर्ट थी यानी कि नागौर अदालत थी उसमें या नागौर दरबार था उसका आयोजन किया गया था 1570 में। वाज हेल्ड आयोजित किया गया इन विच जिसमें मोस्ट ऑफ द राजपूत एक्सक्लूडिंग मेवाड़ एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ अकबर। अब इस नागौर दरबार का आयोजन किए जाने के पीछे एक बहुत ही विशेष कारण था। यह था कि अकबर चाहता था, वह ये देखना चाहता था कि राजस्थान के अंदर कितने ऐसे राजपूत शासक हैं जो मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो उस समय जब ये 1570 का नागौर दरबार का आयोजन किया गया तो जितने भी राजस्थान के महत्वपूर्ण या नामचीन जो राजपूत शासक थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अधिकांश जितने भी राजपूत शासक थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया इस नागौर कोर्ट के भीतर। लेकिन जो एक सर्व प्रमुख राजपूत शासन का क्षेत्र था या साम्राज्य था मेवाड़, उसने इस अकबर की जो संप्रभुता थी या कह सकते हो कि जो अधिकार था अधीनता थी उसे स्वीकार नहीं किया। यानी कि मेवाड़ को छोड़कर के बाकी जितने भी महत्वपूर्ण चौहान वंश के शासक थे या चौहान साम्राज्य के या राजपूत शासक थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करा, लेकिन मेवाड़ ने ऐसा नहीं किया। और इस बात से जो अकबर था वो बड़ा खफा था, बड़ा नाराज था कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखते हैं अकबर सेंट, अब जब अकबर को ये लगा कि मेवाड़ ने हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं करा है, क्योंकि उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप ने अकबर की जो अधीनता थी उसे स्वीकार नहीं करा। तो अकबर को महाराणा प्रताप की जो सोच थी वो बड़ी खटकने लगी, क्योंकि महाराणा प्रताप का कहना ये था कि जो हमारी मातृभूमि है वह उसके ऊपर हम किसी भी अन्य देश के शासक का अधिकार नहीं होने देंगे। मुसलमानों का इस हमारी मातृभूमि पर हमारी जन्मभूमि पर किसी भी हाल में कोई मुसलमानों का अस्तित्व स्थापित नहीं होने देंगे, उनका अधीनता को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और उनका अधिकार क्षेत्र कभी भी यहाँ पर स्थापित नहीं होने देंगे। इस सोच को लेकर के जो महाराणा प्रताप थे वे अकबर के विरुद्ध युद्ध करने को या संघर्ष करने को तैयार थे, और अकबर को उनकी महाराणा प्रताप की यही सोच जो थी वो बुरी लगी। अब आगे क्या होता है तो देखते हैं कि Akbar sent 4 troops in Pratap's court to force him accept his sovereignty in which, अब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने चार अलग अलग समय चार अपने विशिष्ट जो सेनानी थे, विशिष्ट जो अपने दरबारी थे, उनके नेतृत्व में चार अलग अलग ग्रुप भेजे महाराणा प्रताप को ये समझाने के लिए कि आप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा बिना किसी काम के आपका जो मेवाड़ साम्राज्य है वो अकबर से दुश्मनी मोल ले लेगा और आपके साम्राज्य का अंत अकबर की सेना के द्वारा या अकबर की विशाल सेना के द्वारा कर दिया जाएगा। तो इस बात की धमकी देने के लिए अकबर ने चार अलग अलग दलों को भेजा, अलग अलग समय पर भेजा। अब वो चार अलग अलग लोग नेतृत्व करता या प्रतिनिधि कौन थे उनके बारे में बताया गया। तो देखिए पहला जो ग्रुप गया था तो फर्स्ट ग्रुप जो था वो नवंबर 1572 यानी कि 1572 के अंदर नवंबर के महीने में जलाल खान कोरची को भेजा गया था महाराणा प्रताप के पास, ये समझाने के लिए कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जो जलाल खान कोरची था उसको प्रताप ने ये संदेश भिजवाया कि यदि हमें मुगलों की
अधीनता ही स्वीकार करनी होती तो हम नागौर के कोर्ट में ही आकर के उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके होते, आपको यहाँ तक आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस जवाब को सुनकर के जलाल खान कोर्ची जो थे वो वापस अपना समूह लेकर के अकबर के दरबार में वापस उपस्थित हुए और उन्होंने जाकर के ये बता दिया कि महाराणा प्रताप जो है वो आपकी अधीनता किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं। अकबर ने फिर क्या करा कि पहले प्रतिनिधि मंडल के असफल होने के बाद में दूसरे प्रतिनिधि को भेजने का विचार किया और सेकंड नंबर का जो ग्रुप था वह भेजा गया जून 1573 में, यानी कि जून 1573 के अंदर जो मानसिंह थे, कुंवर मानसिंह, ये उस समय आमेर के शासक थे, तो इनको भेजा गया। अब मानसिंह जी के पास, मानसिंह जी जब गए महाराणा प्रताप के पास मिलने के लिए, तो उदयपुर के अंदर स्थित एक झील जिसका नाम था उदय सागर की पाल, उदय सागर झील की पाल पर इन्होंने एक सामूहिक भोज का आयोजन करवाया महाराणा प्रताप ने, और उसके बाद में मानसिंह जी को बड़े सह सम्मान वहां पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो मानसिंह जी वहां पर भोजन करने तो गए, लेकिन उन्होंने कुछ समय तक तो महाराणा प्रताप का इंतजार करा और फिर महाराणा प्रताप के एक सेनानी से पूछा कि क्या बात है कि आपके हुक्म कहाँ हैं। तो उसके बाद उस सेनानी ने जवाब दिया कि महाराणा प्रताप है जो स्वयं नहीं आएंगे। तो मानसिंह जी ने पूछवाया कि ऐसा क्यों, किस कारण से नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम के जो अधीनता स्वीकार करने के लिए आप जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो हम लोगों ने अपनी इज्जत जो है वो मुसलमानों को नहीं बेची है, जो हम आपकी अधीनता को स्वीकार कर लें कि तुम लोगों की तरह हम इतने बेगैरत और इतने बेइज्जत लोग नहीं है कि जो मुसलमानों को अपनी बहू बेटियां दे करके अपने जो सम्मान है, अपने नारियों की जो इज्जत है उसको दाव पे लगा दें। तो ऐसा खरी खोटी मानसिंह को सुनाई कि मानसिंह जो था वो वापस अपना मुंह लेकर के चला गया, यानी कि बड़ा ही बेइज्जत होकर के अकबर के पास चला गया। अब क्या होता है कि तीसरा जो ग्रुप था वो भेजा गया अक्टूबर 1573 में। अक्टूबर 1573 में फिर एक बार कोशिश करी अकबर ने कि शायद महाराणा प्रताप जो है वो मेरी अधीनता को स्वीकार कर ले। तो फिर उन्होंने भगवान दास को भेजा। तो भगवान दास भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो भगवान दास को भेजा गया। भगवान दास ने भी सोचा कि शायद महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा बुजुर्ग दरबारी थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरे समझाने पर महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें, लेकिन वही परिणाम रहा जो कि पहले दो प्रतिनिधियों के समक्ष रहा था। अब चौथे नंबर पे सबसे अंतिम प्रयास करा अकबर ने उस महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए, और चौथा ग्रुप भेजा गया किसके नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में, जो कि उस समय अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे, और ये ग्रुप भेजा गया था दिसंबर 1573 के भीतर। अब 4 प्रतिनिधि मंडलों को भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप का जवाब वही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मुसलमान शासकों को अपनी मातृभूमि जन्मभूमि को पर कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राणों का बलिदान क्यों ना करना पड़ जाए। तो ऐसा विचार लेकर के महाराणा प्रताप ने साफ साफ चारों ही दल के प्रतिनिधि लोगों को मना कर दिया कि मैं किसी भी हाल में अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। यदि मुझे ऐसा करना होता तो मैं नागौर दरबार में स्वयं आकर के अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुका होता। तो ऐसा जब खरा खरा जवाब महाराणा प्रताप ने चारों ही प्रतिनिधियों को दिया, तो उस स्थिति में अकबर जो था वो इस बात से बहुत ही भयंकर नाराज हुआ, और उसने फिर ये विचार किया कि महाराणा प्रताप जो है अब उसको युद्धबंदी बनाना पड़ेगा, यानी कि उसको युद्ध में कैद करके एक जगह नजरबंद करेंगे और उसे कैदी कर देंगे या कैदी बना देंगे। तो अब क्या होता है कि व्हेन ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ डेलीगेट्स रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, कि जब ये चारों के चारों प्रतिनिधि मंडल अपनी बात को मनवाने में असफल रहे, तो इन कन्विंसिंग प्रताप, अकबर डिसाइडेड टू मेक प्रताप ए वार प्रिजनर। तो अब जब ये चारों के चारों प्रतिनिधि मंडल अपनी बात को मनवाने में या अकबर की अधीनता को स्वीकार करवाने में महाराणा प्रताप के खिलाफ असफल रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर अकबर ने ये डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, महाराणा प्रताप को हम युद्धबंदी बनाएंगे और उसको अपने पास कैद रखेंगे और अनेकों प्रकार की भयंकर यातनाएं प्रदान करेंगे। तो ये विचार किया अकबर ने। अब क्या होता है, दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड इन अजमेर फोर्ट। अब जो ये प्लानिंग की गई थी कि
महाराणा प्रताप को कैद करेंगे। तो ये प्लानिंग की गई थी उस समय अजमेर के किले में, जो आज भी स्थित है। तो ये अजमेर के किले के भीतर प्लानिंग की गई थी। एट प्रेजेंट में उसे अजमेर के अंदर एक म्यूजियम घोषित कर रखा है, म्यूजियम बना रखा है। इट वॉज ए स्टोर हाउस ऑफ वेपन्स इन द कॉलोनियल पीरियड ऑफ, कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने में जो ये अकबर का किला था, या इसको अकबर का किला भी कहते हैं, अजमेर का किला भी कहते हैं, मैगजीन फोर्ट भी कहते हैं। तो ये जो किला था, इसी के भीतर पूरी योजना बनाई गई थी कि महाराणा प्रताप को किस प्रकार से युद्धबंदी बनाया जाएगा। तो जब अंग्रेजों का समय था, तो ये अंग्रेज लोगों के हथियारों को रखने के लिए एक स्टोर हाउस का काम करता था, गोदाम का काम किया करता था। और आज वर्तमान में इस किले को, जिसके भीतर महाराणा प्रताप को कैदी बनाने के विचार किया गया था या प्रारूप को तैयार किया गया था, तो उसे आज वर्तमान में हम मैगजीन फोर्ट के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि जब अकबर ने डिसाइड कर लिया कि महाराणा प्रताप को कैद करना है और युद्धबंदी बनाना है, तो उसके बाद अकबर अपॉइंटेड मान सिंह एज द चीफ कमांडर ऑफ दिस बैटल, कि अकबर ने मान सिंह को, जो ये युद्ध होने वाला था महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का, तो उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया, मुख्य सेनापति या चीफ कमांडर बना दिया, मुख्य सेनापति नियुक्त करा। एंड और आसफ खान वाज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट ऑफ मानसिंह, और प्रधान सेनापति के बाद में सहायक सेनापति के रूप में आसफ खान की नियुक्ति कर दी। तो इन दोनों ने मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से बहुत ही भयंकर संघर्ष का कार्य किया, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी ये महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर पाने में सक्षम नहीं हुए, और दोनों के दोनों इस युद्ध में बुरी तरह से परास्त हुए। लेकिन आपकी बुक के अंदर इस जो युद्ध था ये हल्दी घाटी का, इसे अनिर्णायक कहा है, कोई निर्णय इसका नहीं निकला। और निर्णय इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसके भीतर ना तो महाराणा प्रताप पकड़े गए, ना मारे गए, और ना ही अकबर की जो सेना थी वो महाराणा प्रताप को पकड़ पाने में सक्षम हो पाई, और ना ही अकबर की सेना इसमें जीत हासिल कर पाई। तो इसीलिए इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। कोई निर्णय इस युद्ध का नहीं निकला। तो कल के वीडियो में हम इस हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड जो वीडियो है वो हम कल पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे हल्दी घाटी का। अब दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ इससे रिलेटेड कुछ चीजें, कि भाई महाराणा प्रताप जो था उसका गोगुंदा के भीतर क्या किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था। तो गोगुंदा के भीतर जो मेवाड़ के लोग थे और जो बड़े बड़े सामंत थे, बुजुर्ग सामंत थे, उन्होंने महाराणा प्रताप का राज्य तिलक किया, राज्याभिषेक किया। और जहां की उदयपुर के या मेवाड़ के साम्राज्य के भीतर राजगद्दी के ऊपर महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को नियुक्त करा था, तो उसको उसके पद से हटा दिया था। फिर 1570 के भीतर अकबर का नागौर दरबार का आयोजन हुआ। मकसद यही था इस नागौर दरबार का कि जितने भी राजपूत शासक थे उनको अपने अधीन करना चाहता था अकबर, उनको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। तो भारत राजस्थान के अधिकतर जितने राजपूत वंश थे, राजपूत शासक थे, तो वो सभी राजपूत परिवारों ने सम्मिलित रूप से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन मेवाड़ी एक ऐसा राज्य था उस समय जिसने कि अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब जब अकबर को ये नजर आया कि मेवाड़ का साम्राज्य ने मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं किया है, तो उसने ये पता लगाया कि मेवाड़ के उस समय जो सम्राट थे, शासक थे, वे थे महाराणा प्रताप। तो उनके पास उन्हें समझाने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए, उनके साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने 4 अलग अलग प्रतिनिधियों का मंडल भेजा। सबसे पहले ग्रुप में भेजा जलाल खान कोरची को नवंबर 1572 में, लेकिन प्रताप सिंह अपनी बात पर कायम थे, महाराणा प्रताप अपनी बात पर कायम थे। सेकंड नंबर पे भेजा गया जून 1573 के भीतर मान सिंह को, जो कि उस समय आमेर के शासक थे। थर्ड नंबर पर भगवान दास को भेजा गया अक्टूबर 1573 में, और फोर्थ नंबर पर भेजा गया टोडरमल को, जो कि महाराणा जो अकबर थे, अकबर के ही जो दरबार था उसके एक प्रमुख नवरत्न थे। तो ये उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वित्त मंत्री भी थे अकबर के। तो इन्होंने इन चारों के समझाने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद अकबर ने प्लानिंग बनाई कि अब हमें जो महाराणा प्रताप है उसे युद्धबंदी बनाना है, और उसके लिए उन्होंने जो ये प्लानिंग की थी पूरी की पूरी ये
अजमेर फोर्ट के भीतर की थी, जिसे कि मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में आज वहां पर एक म्यूजियम है। और सबसे बड़ी बात, इसे मैगजीन फोर्ट कहे जाने के पीछे कारण यह था कि अंग्रेजों के जमाने में इस किले के भीतर हथियार रखा करते थे अंग्रेज लोग, इसी कारण से इसे मैगजीन फोर्ट कहते हैं। और इसके बाद जब महाराणा प्रताप को ये लगा कि अब तो युद्ध होना हर हाल में होगा ही होगा, अवश्यंभावी हो चुका है युद्ध, तो ऐसी स्थिति में उसने मान सिंह को, जो कुंवर मान सिंह थे आमेर के शासक, तो उनको इस प्रमुख युद्ध का सेनापति नियुक्त करा, और जो आसफ खान थे उनको सहायक सेनापति के रूप में नियुक्त करा। और इसके बाद में हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध था उसकी शुरुआत हुई। तो इस वीडियो के भीतर आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में आपको हल्दी घाटी युद्ध से रिलेटेड बहुत सी बातें आपको कल बताई जाएगी कि किस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, किस किस पक्ष के बीच में हुआ, कौन कौन सेनापति दोनों पक्षों की तरफ से थे, और ये युद्ध कितना भीषणतम था, कब से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।